अरे मैं पूरे बिल्कुल एज इट इज डिलीट करो, सारे के सारे बचे हुए क्वेश्चंस करो आप तो 3 घंटे में, है ना। 25 क्वेश्चन करो 3 घंटे में, तो एक एक घंटे में कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? एवरेज निकालो। 7 से 8, 7 से 8 है ना। 8 से भी ज्यादा, 8 से 9, क्योंकि 8 3 या 24 होता है। ठीक है। मैंने कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 5। तो जब एक घंटे में 5 नहीं हो रहे, तो वहां एक घंटे में 8 कैसे होंगे? और अभी तो मैंने एमसीक्यू तो सारे ही हटा दिए, कि इसको तो हटा ही दो चलो। यहाँ पे बातचीत करते हो आप? बातचीत कब करते हो, मेरे जाने के बाद? मतलब खुद की पोल खुद ही खोल रहे हो? ओके, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बातें नहीं हम। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस सेशन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देवर इन ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ योर टेस्ट, जिसके अंदर से 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू बी कंप्लीटेड एंड 5 क्वेश्चंस वर गिवन एज ऑप्शंस। तो ऑब्वियस बात है, 5 से ज्यादा तो किसी ने किए नहीं होंगे, 5 भी मुश्किल से किए होंगे, है ना। द- 5 तो पूरे कर दिए थे क्या? कितने किए थे मिहिका? नहीं, कितने किए थे, ऐसे पूरी स्टोरी मत बताओ। अच्छा, कुछ कुछ आधे आधे भी कर दिए। नहीं, कितनी अच्छे से बता रही, फोर्थ तो पूरा छूट गया, जिससे अवार्ड जीत के आई है। हाँ, आप बताओ मोनिका, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए? और वैसे? के मतलब कि हर एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा तो किया, बिल्कुल तो कोई सा भी नहीं छोड़ा। अब करना क्या था सुनिए, तन्मय एंड प्रिंस, बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है। करना क्या था? करना यह था कि 5 क्वेश्चंस कैसे भी करके कल करने थे। लास्ट वार्निंग। 5 क्वेश्चंस कैसे भी करके पूरे करने थे यहाँ पे। ठीक है, उस स्पीड से काम करना था, और जो बच गए 5 क्वेश्चंस, जो जैसा कि इसने बोला तन्मय ने, कि जो डिफिकल्ट थे वो छोड़ दिए, और जो इजी थे वो मैंने कर दिए। अच्छी बात है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है, कि जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं तो जो आपको इजी लग रहे हैं वो आपको करना है, और जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ देना है, ऐसे ही करोगे। बट अभी जो आपने क्वेश्चन छोड़े तन्मय, हो सकता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन ऑप्शन में आए ना, वो कंपलसरी क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है ना। तो करना ये था कि इन 5 क्वेश्चंस को घर पे बैठ के ट्राई करना था, आज की एनालिसिस क्लास स्टार्ट करने से पहले। तब जाके एनालिसिस क्लास में मजा आता थोड़ा सा, आपको भी और मुझे भी। ठीक है। तो अब क्या करें? अच्छा चलो बताओ, फर्स्ट में से कौन सा अटेम्प्ट किया था? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अटेम्प्ट किया था किसी ने? फर्स्ट का फर्स्ट किसने अटेम्प्ट किया, हैंड रेस करो। सेकंड वाला? नो वन। ठीक है, अब मैं भी नहीं कराता ये। घर पे जाके ट्राई किया था किसी ने? वेरी गुड। सेकंड का फर्स्ट किसने अटेम्प्ट किया था? किसी ने भी नहीं। और सेकंड का सेकंड? चलो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों क्वेश्चंस मतलब किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया ना। किया था तो हैंड रेस क्यों नहीं किया फिर? किया था। थर्ड का कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? थर्ड का फर्स्ट किसने अटेम्प्ट किया था? सेकंड किसने अटेम्प्ट किया था? सेकंड। सेकंड किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। बहुत अच्छे। तो ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जब आप करके आओगे ना घर से, तभी बात करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट अटेम्प्ट किया था किसी ने? और सेकंड? नो वन। वेरी गुड, बहुत अच्छी, मतलब सोच सबकी मिलती है आप लोगों की, है ना। बटे हुए नहीं हो। हाँ जी, फिफ्थ का फर्स्ट किसने अटेम्प्ट किया था? फिफ्थ का फर्स्ट अटेम्प्ट किया किसी ने? मेरी तरफ नहीं, उधर देखो। फिफ्थ का फर्स्ट अटेम्प्ट किया? नो वन। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट किया किसी ने? ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सबने कॉमन किए हैं, तो हम वही क्वेश्चंस देख लेते हैं, और बाकी के आप जानो, आपकी राम कहानी जानो। जब आपको भी नहीं करने तो मुझे कौन सा एग्जाम देना है? मेरे तो हो गया आज से 10 20 साल पहले एग्जाम। अब आप जानो, आपका 10th बोर्ड का एग्जाम लेने। भाई आप ही नहीं करना चाहते तो मैं क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे दूं, फिर खर्च करूं दिमाग अपना, फिर आपको समझाऊं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं होते। ठीक है। बताओ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, डिटरमाइन वेदर दीज पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर और नॉट। आपको पता लगाना है कि ये जो 4 वर्टिसेज हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, या ये भी नहीं कह सकते कि क्वाड्रिलेटरल के हैं या नहीं है, कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं ये तो, है ना। क्योंकि हो सकता है चारों एक ही लाइन में हो। अब चारों एक ही लाइन में हो तो फिर तो क्वाड्रिलेटरल का होना भी कोई कंफर्म नहीं है, राइट।
तो आपको बताना है कि इन चारों पॉइंट्स की मदद से स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो बुक का इक्वेशन हो गया ये। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? चार पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से ए बी सी डी, बी सी डी। तो हम कितनी डिस्टेंस निकाल सकते हैं चार के कॉम्बिनेशन से? छह डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो छह के छह डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन पहले छह नहीं निकालेंगे, पहले चार ही निकालेंगे। पहले साइड्स वाली डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ए बी, देन व्हाट बी सी, देन व्हाट सी डी, देन व्हाट ए डी। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, बोलेगा कोई? एक्स होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल रूट। यही फॉर्मूला है क्या? ठीक है, चलो। अब इन चारों डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो पहला वाला पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो हमको हर एक में x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है, यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स में से a का कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं, इधर c के कोऑर्डिनेट्स में से b के कोऑर्डिनेट्स घटाने, इधर d के में से c के घटाने, और फिर d के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स घटाने। अगर किसी ने ad को da लिखा है तो फिर वो a में से d को घटाएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, कैसे भी कर लो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले b के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स घटाओ। तो b के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, a के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। क्या है बोलो? 1 - 5 करोगे और 5 - 6 करोगे, क्या होता है 1 - 5? 4 - 4, तो उसका स्क्वायर। आगे बोलो, 5 - 6 कितना होता है? -1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बीसी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स, यानी 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस फिर 1 में से 5 गया तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर सी डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाओ, सी डी की डिस्टेंस आ जाओ। तो सी डी की डिस्टेंस निकालने के लिए डी के कोऑर्डिनेट्स में से सी के कोऑर्डिनेट्स घटाएंगे, 6 में से 2 घटाओ 4 का स्क्वायर, फाइन। और फिर देखो 2 में से 1 घटाओ 1 का स्क्वायर। तो ये तीन डिस्टेंस तो देखो एक जैसे आई हैं अभी तक। तो चौथी देख लेते हैं। और चौथी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? एडी। एडी मतलब डी में से ए के कोऑर्डिनेट्स। तो 6 - 5 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। देन व्हाट? 2 - 6 कितना होता है वो? -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दें सबको। हालांकि दो डिस्टेंस और निकालनी है, लेकिन पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और 16 और एक 17 यूनिट्स आ गए ये डिस्टेंस। तो अब मानते हो सारे के सारे 17 ही आएंगे, √17 आएंगे, मतलब सारे के सारे सेम आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि सब में 1 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर है, किसी में 4 है तो किसी में -4 है, किसी में -1 है तो किसी में 1 है। तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। तो सब में सेम आएगा नहीं आएगा, बताओ? तो चारों डिस्टेंस सेम आ गई क्या, बताओ? बोलो, आ गई? तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों डिस्टेंस सेम आ जाएं, ए बी, बी सी डी और ए डी, ए बी सी डी और ए डी, अगर ये चारों डिस्टेंस सेम आ जाएं तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो यहां से साबित हो जाएगा कि एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? एक प्रकार का रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस। बट हमको तो ये चेक करना था कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनेगा वो? जब उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल करने का मतलब हो गया, अब आपको डिस्टेंस ए सी निकालनी है, सी में से ए, और डिस्टेंस बी डी भी निकालनी है। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, ए सी और बी डी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो दो डिस्टेंस और निकालनी है, दैट मीन्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स घटाओ जल्दी से। तो 2 - 5 एंड 1 - 6, यही करेंगे। 2 - 5 कितना होता है? -3 का स्क्वायर। और दूसरा क्या था? 1 - 6 कितना, वो कितना होता है? -5 का स्क्वायर। बी डी के डिस्टेंस निकालने के लिए डी में से बी के घटाओ, यानी 6 - 1 और 2 - 5। 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, एंड देन व्हाट? 2 - 5 कितना होता है? का स्क्वायर। तो ये दोनों भी सेम आ गए। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और -5 का स्क्वायर कितना होता है? और 25 एंड 9 कितना होता है? √34 यूनिट्स।
ये भी सेम ही आएगा, इसमें 5 का और -3 का स्क्वायर हो रहा है तो ये भी सेम ही आएगा। तो ये डायगोनल्स इक्वल हो गए क्या? तो ये रोम्बस स्क्वायर बना क्या? बन गया क्या? बट एक चीज बताओ, ये जो साइड्स हैं वो तो √17 यूनिट्स की हैं, डायगोनल्स आपके √34 यूनिट्स के हैं, तो ये इसके बराबर तो है नहीं। तो ये इसके बराबर नहीं है, मतलब डायगोनल्स की लेंथ अलग है और साइड्स की लेंथ अलग है, तो इसको स्क्वायर कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। तो ऐसे नहीं सोचना कि ये डायगोनल्स साइड्स के बराबर आ जाए या साइड्स डायगोनल्स के बराबर आ जाए, वो तो आ भी नहीं सकते, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या बताओ? डायगोनल हमेशा साइड से बड़ा होगा। ओके, डायगोनल हमेशा क्या होगा? किसी भी साइड से बड़ा होगा, तो वो तो बड़ा होगा ही होगा। हाँ, डायगोनल आपस में इक्वल आने चाहिए और साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए, बट ये पार्टी इस पार्टी से इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और होगी भी नहीं। ओके, तो ये हमारे डायगोनल्स भी इक्वल हो गए। नहीं, डबल होने की गारंटी नहीं है, बड़े होने की गारंटी है। और अभी भी आपको लग रहा हो ये इसके डबल है, तो ये इसके डबल नहीं है। √34 √17 से डबल नहीं होता, 34 17 से डबल होता है। वो √17 है, वो √34 है। ओके, ठीक है। और अगर डबल होता भी सही तो भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डायगोनल जो है साइड से हमेशा डबल होगा। ठीक है, बड़ा होगा ये फिक्स है बस। सो अब देखो, पहले क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस तक पहुंचा था वो, अब रोम्बस तो ये ऑलरेडी है, रोम्बस तो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं ना। बट ये रोम्बस एबीसीडी अब क्या साबित हो गया? स्क्वायर साबित हो गया। और आपको शो करना था या चेक करना था? प्रूव करना था या चेक करना था? प्रूव करना था। कहां लिखा हुआ है प्रूव? डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब प्रूव करना होता है क्या? नहीं, तो हमको चेक करना था कि इससे स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो बन गया। और अगर प्रूव करने का सवाल होता तो लास्ट में क्या लिखना पड़ता? प्रूव्ड लिखना पड़ता है, आंसर प्रूव लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा कोई सवाल है नहीं है प्रूव करने का। बताओ, पहले सवाल में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इजी सा सवाल था। आपको समझ में आया नैतिक? आया? अगर हमको 4 पॉइंट्स गिवन है तो हम 4 पॉइंट से 6 प्रकार की डिस्टेंस निकालेंगे। चार तो साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी, जैसे मान लो कि स्क्वायर है तो ए बी सी डी, तो चार तो साइड्स हो गई, ए बी बी सी सी डी ए डी। लेकिन ये चारों साइड्स अगर इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रोम्बस कहलाएगा। फिर अगर इसके ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, ए सी और बी डी, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। तो पहले तो चारों साइड्स को चेक करेंगे। अगर चारों साइड्स आपस में बराबर हैं तो फिर डायगोनल को भी चेक करना है, और वो भी बराबर हैं तो घोषित कर देना है कि स्क्वायर है। मान लो कि चारों साइड ही बराबर नहीं निकले तो फिर डायगोनल्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइड ही इक्वल नहीं है तो रोम्बस ही नहीं होगा, और रोम्बस ही नहीं होगा तो स्क्वायर बनने की तो बात ही हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए पहले रोम्बस बनना पड़ता है। तो अगर मान लो चारों साइड्स ही अनइक्वल आ जाएं एक दूसरे से तो फिर आपको डायगोनल्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, समझ आया? अब इसका अगला पार्ट बिल्कुल सेम तर्ज पे एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क ये है कि इसके फर्स्ट पार्ट में तो केवल और केवल ये पूछा है कि स्क्वायर है या नहीं है। सेकंड पार्ट में अगेन 4 पॉइंट्स गिवन है, इस बार क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको खुद को बताना है, यानी वही आपको डिस्टेंस निकालनी है चारों, और चारों इक्वल आ जाती हैं तो फिर दोनों डायगोनल्स भी निकालने हैं, या फिर आमने सामने की इक्वल आ जाती है तो भी डायगोनल्स निकालने हैं। ठीक है, तो लेट से इनको वही मान लेते हैं हम, ए बी सी। हाँ, चारों ही, चारों अगर इक्वल ना आए और आमने सामने की भी इक्वल ना आए तो फिर डायगोनल्स नहीं निकालने हैं। बस इसको स्केलिन क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं होगा। उसके आगे देखो सवाल क्या है, इफ एनी, तो जरूरी नहीं है कोई नाम निकले। ऐसा नहीं कहेगा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आगे इफ एनी भी लगाएगा। इफ एनी का मतलब अगर कोई टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनता है तो बताओ, नहीं बनता है तो कह दो नहीं बनता है। ठीक है, ट्रेपेजियम की चारों साइड्स इक्वल तो हो ही नहीं सकती, चारों साइड्स इक्वल हो गई तो वो ट्रेपेजियम बन ही नहीं सकता, वो रोम्बस ही बनेगा। हाँ, लेकिन ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो सकती है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, ऐसा होता है ट्रेपेजियम। हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम को। ठीक है, ये ट्रेपेजियम हो गया।
अब इसमें क्या होता है कि एक पेयर तो पैरेलल है, जैसे कि ये ए बी सी डी, इसमें ये ए बी और ये डी सी, ये तो पैरेलल है। ये तो कितना भी खींच दो आगे मिलेंगे नहीं, नहीं मिलेंगे ना, तो ये तो पैरेलल पेयर हो गया। लेकिन एक पेयर क्या होता है इसमें, नॉन पैरेलल, इसको आगे जाके मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो ये वाला पेयर कौन सा है, नॉन पैरेलल। तो ये जो पैरेलल पेयर है ना, पैरेलल पेयर डीसी और ए बी, ये तो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। किसमें, ट्रिपेजियम में। पैरेलल वाला पेयर कभी भी लंबाई में एक दूसरे से बराबर हो ही नहीं सकता। पर ये जो नॉन पैरेलल पेयर है ना, एडी और बीसी, ये वाला पेयर इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। नॉन पैरेलल वाला पेयर इक्वल हो सकता है, पैरेलल वाला पेयर कभी इक्वल नहीं होगा ट्रिपेजियम में। नहीं बन, चारों ही इक्वल ना हो तो ट्रेपेजियम बन सकता है बिल्कुल। लेकिन उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला की मदद से क्रैक नहीं कर सकते ना। तो हमको ट्रेपेजियम है या नहीं है इसका जवाब नहीं देना। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से केवल पांच स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसी का आंसर दिया जा सकता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर या काइट। ठीक है, क्लियर। अभी क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, अब सेकंड वाला जो सवाल है उसमें फटाफट से पहले तो चार डिस्टेंस निकालो। ये है ए बी सी डी, निकाली क्या किसी ने बैठे बैठे, निकाल ली। बताओ फिर डिस्टेंस ए बी क्या निकली, √58, सही तो निकाली है ना। चेक कर लूं मैं, गलत होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। एक जना चेक करना, ए बी, तन्नू चेक करना ए बी कितना आ रहा है। बीसी कितना निकाला, हाँ, √232। मोनिका आप ये चेक करो बीसी, और सीडी कितना निकाला, √442। सही बोलो, 442, ओके। एंड एडी बताना, √104। यानी आपके हिसाब से चारों जो हैं डिफरेंट है। ए बी कौन चेक कर रहा है, तन्नू। बीसी कौन चेक कर रहा है, सीडी चेक करो हर्षिता। एंड मिहिका चेक करो एडी। देखो ए बी तो सरासर गलत है। नहीं, सही है, -2 है ना, सही है। बीसी 36। हाँ, ए बी सही है क्या, नहीं है, तो ऐसे कौन हाँ करता है। हाँ तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ए बी सही है, ए बी का कंफर्मेशन दे दिया तनु ने। एंड बीसी, बीसी कौन चेक कर रहा है, सही है वो भी। सी डी हर्षिता, सही है ये भी। ओके, एंड व्हाट अबाउट ए डी मिहिका। हम्म। एडी चेक नहीं हुआ अभी तक। क्या कितना आ रहा है, 296। भाई एडी कैसे डिफरेंट आ रहा है, -8 -2 यानी -6, -6 का स्क्वायर होता है 36। -8 माइनस -2, -8
माइनस -2, तो -8 + 2, और -8 + 2 होता है -6। सी डी भी गलत है, 36। और ये क्या है, -8 -6 कितना होगा, -14। -14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये आ तो गया 232, मैच तो हो गया इससे, सीडी से। 232 आया ना। हाँ, बीसी नहीं, ये सॉरी, क्या नाम है, एडी। एडी आ गया आपका 232, यानी ये बीसी से मैच हो गया ना। और सीडी गलत है, सीडी एडी एबी से मैच हो रहा है। ठीक है, सीडी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी डी, -8 -1 यानी -8 + 1 हो गया, यानी -7। रुक तो जाओ, -8 -1 यानी कि -8 + 1, तो -7 का स्क्वायर 49। फिर क्या करेंगे, -8 -11 +11 हो गया वो भी, 11 में से 8 गया 3, 9, तो 58 ही तो आ रहा है भाई, √58 आ रहा है, सक्षम ध्यान दो। ठीक है, तो ए बी जो है सी डी से मैच हो गया, और बी सी जो है वो ए डी से मैच हो गया। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। और अपोजिट साइड्स जब इक्वल हो जाएं, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, एंड बी सी इक्वल टू ए डी हो गया। पता है बेटा आपको, नितिक आपको पता है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है उस, रोम्बस। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अभी इससे पहले किया ना हमने, सारी साइड्स इक्वल हो रही थी। ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, आमने सामने की, ए बी से सी डी, बी सी। स्क्वायर, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंस। अपोजिट साइड्स जिस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। आप बताओ हर्षिता। पैरेललोग्राम क्या कहते हैं। अब रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अभी डायगोनल्स चेक थोड़ी ना किए हमने, तो अभी तक केवल आमने सामने की साइड्स इक्वल आई हैं, तो अभी तक ये केवल पैरेललोग्राम तक साबित हुआ है। अब अगर डायगोनल चेक करेंगे, अगर वो भी इक्वल आ जाएंगे तो फिर रेक्टेंगल साबित हो जाएगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम ही रहेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब डायगोनल्स चेक करो, डायगोनल्स कौन कौन से, एसी और बीडी। अब देखते हैं ये एसी और बीडी भी इक्वल है या नहीं है। तो सक्षम निकालो एसी, और मिहिका निकालो बीडी। ए सी, यानी कि सी में से ए के कोऑर्डिनेट्स घटाओ, और बी डी के लिए डी में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटाओ। हाँ जी, ए सी निकला किसी का। दोनों के ही स्क्वायर निकालते हैं, मतलब समझा नहीं क्या कह रहे। इसके थोड़े स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस करके स्क्वायर करना है। गलत है ना, तो कोऑर्डिनेट्स का थोड़ी ना स्क्वायर करना है। गलत। √292 क्या, एसी या बीडी, 290, एसी या बीडी। एसी निकला है हमारा √290, बीडी के लिए किसको बोला था, ये लो भाई बधाई हो, तो आपके डायगोनल्स भी इक्वल हो चुके हैं, सही निकाले ना दोनों ने। विश्वास कर सकते हैं ना, विश्वास के लायक हो ना। ठीक है, तो एसी और बीडी ये दोनों इक्वल आ गए, यानी डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो क्या हुआ फिर, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम तक का सफर तो तय हो गया था। अब पैरेललोग्राम से हम पहुंच चुके हैं कहाँ, रेक्टेंगल। तो क्या कंक्लूजन देंगे कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ए सी बराबर बी डी है, डायगोनल्स इक्वल हैं, सो पैरेललोग्राम एबीसीडी
देखो पहले उसको हमने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल कहा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन एक बार पता चल गया तो ये पैरेललोग्राम है, तो अब अपन उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। ये फाइनल कंक्लूजन हो गया। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में ओवरऑल किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चार साइड्स निकालेंगे, अगर चारों साइड्स इक्वल, हाँ जी सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, चार साइड्स निकालेंगे, अगर चारों साइड्स इक्वल तो क्या कंक्लूजन आएगा? बोलो, चारों साइड्स इक्वल आ गई तो क्या कंक्लूजन आएगा? रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल ना है, ऐसे आमने सामने की साइड्स इक्वल आए तो क्या कंक्लूजन आएगा? पैरेललोग्राम। चारों साइड्स इक्वल आ गई यानी रोम्बस बन गया, उसके बाद डायगोनल्स भी इक्वल आए तो क्या कहोगे? स्क्वायर। और आमने सामने की साइड्स इक्वल आ गई और उसके बाद डायगोनल्स भी इक्वल आ गया जैसे इसमें आ गया, तो क्या कहोगे? रेक्टेंगल। तो याद हो गया, रोम्बस, रोम्बस से स्क्वायर, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हाँ बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, आपने कहा कोर्स से बाहर है, जाने दो। और फॉर्मूला याद था वैसे किसी को? निकालूं? अटेम्प्ट किया था आपने? अटेम्प्ट किया था क्या किसी ने? आपने किया था? अच्छा, बोनस की लालच में। चलो, तो कैसे निकालते हैं देखो। ए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं अपन? x1 कॉमा y1। फिर ये है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं? x2 कॉमा y2। और सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं अपन? x3 कॉमा y3। ठीक है, अब ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल कैसा बनाएंगे? स्केलिन ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसे, ऐसे, ऐसे। देखो इसकी तीनों साइड्स हमको अनइक्वल बनानी है, अंदाजे से, अपने अंदाजे से। ऐसे नहीं बनाना इक्विलेटरल, या ऐसे नहीं बनाना कि आइसोसेलेस दिखाई दे, है ना? तो ये हो गया ए, बी, सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलना? -8, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -6, 6। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 9। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला मीका बताएगी। एरिया ट्राइंगल एबीसी बोलना। हाँ, स्टार्टिंग में क्या था? हर्षिता बोलो। सबसे पहले हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो जब बेस और हाइट गिवन हो जब ना। हाँ बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट्स बाहर और वाई कोऑर्डिनेट्स अंदर। और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे? 1 है तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद 3, प्लस 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 1, 3 के बाद क्या आता है? 1, और 1 के बाद क्या आता है? तो इतना मुश्किल था कि फॉर्मूला याद रखना, और इस पे मॉडुलस, ओ सॉरी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो 1/2। बताओ, x1, x2, x3 यानी कि x कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? -8, -6, -3। इनको तो बाहर रख दें अपन। -8, फिर क्या था? -6, फिर क्या था? -3। और y कोऑर्डिनेट्स को अंदर पहुंचाओ। ठीक है, y2 माइनस y3 करना है, y2 माइनस y3। तो y2 किसका कोऑर्डिनेट है? b का। और y3 किसका कोऑर्डिनेट है? c का। तो y2 माइनस y3 करेंगे मतलब 6 - 9। फिर आ जाओ 9 - 4। फिर आ जाओ 4 - 6। हो गया अरेंजमेंट। अब क्या है, सॉल्व ही तो करना है। 1/2 -8 इंटू 6 - 9 -3। फिर आ जाओ -6 इंटू 9 - 4 5, -3 इंटू 4 - 6 -2। आगे बढ़ते हैं, 1/2। तो -8 इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा? +24। -6 इंटू 5 करेंगे तो -30। एंड -3 इंटू -2 करेंगे तो +6। तो 1/2, 24 + 6 30 - 30। एंड 30 - 30 क्या होता है? 0। और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? इसका मतलब क्या साबित हुआ? ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाए करते हैं। हालांकि उसने ये चीज पूछी नहीं है आपसे कि आप ये चेक करो, बट हमको पता है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो ये ट्राइंगल नहीं है, ये तो एक सीधी लाइन है बस। ओके, तो 0 स्क्वायर यूनिट्स आ गया था क्या तन्नू?
नहीं आया था तो फिर बोनस नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ गलती करी कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या 6 माइनस का 6 कर दिया कहाँ, यहाँ +6 की जगह, अच्छा -3 इंटू -2 माइनस का 6 कर दिया। तो एक प्लस का माइनस, एक माइनस का प्लस होने से नंबर गए जो गए, बोनस भी गया। ठीक है, तो एक माइनस की कीमत आप क्या जानो तन्नू, ये बोनस भी लेके चला जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 9 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और ए की वैल्यू निकाल दो। लेट से ये ए है ये बी है, तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सबको पता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। सो x2 क्या है, a, माइनस x1 क्या है, -3। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर आ जाओ y2 माइनस y1, y2 क्या है, -5, माइनस y1 क्या है, -14। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। निकालें, a माइनस -3 यानी a+3 हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। और इधर -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी +14, इसका होल स्क्वायर। और पूरे का रूट। a+3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो a+b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। क्या होता है a+b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a² + 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और 2ab करेंगे यानी 2 × a × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6a हो जाएगा। और 14 में से 5 गया तो 9 का स्क्वायर किया तो 81। और सॉल्व कर सकते हैं, 9 और 81 को जोड़ सकते हैं, जोड़ दो। तो ये हो जाता है a² + 6a, और 81 और 9 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस ए भी आ गई। पर डिस्टेंस ए भी ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है चेक करो। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो डिस्टेंस आई है उसको 9 यूनिट से इक्वेट कर देंगे, सामने लिख देंगे कि ये गिवन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई यहां से लेके यहां तक। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता, क्या, रूट हटा के रूट नहीं लगता, रूट हटा के स्क्वायर लगता है। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81। ऐसा तो नहीं कि रूट हटा के उधर भी रूट ही लगेगा। इधर से कोई चीज प्लस में होती है तो उधर जाके प्लस में ही रहती है क्या, उल्टी हो जाती है ना माइनस में। कोई माइनस में रहती है तो उल्टी हो जाती है प्लस में, मल्टीप्लाई में हो जाती है तो डिवाइड में, और डिवाइड में हो जाती है तो मल्टीप्लाई में। तो ये रूट हटेगा तो उधर रूट थोड़ा ना लगेगा, उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 81, हाँ, यहां तक किया हो तो हाँ ठीक है, वो देखेंगे। 90, 81 को भी इधर बुलाओ, 90 में से 81 गया तो क्या बचा, 9 बचा, इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फंडे हम जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बताओ, सम तो चाहिए 6 और प्रोडक्ट चाहिए 9, इससे सरल क्या होगा, 3 और 3, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 3 और 3 गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो स्प्लिट कर दो, a² + 3a + 3a, 3a 6 को 3a में ब्रेक कर दिया, इक्वल टू 0। a² और 3a में से क्या कॉमन आया, a कॉमन आ गया। और 3a और 9 में से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ गया। अगेन a+3 बच गया, और ये भी a+3 बच गया। तो दोनों फैक्टर्स क्या मिले मुझे, तो दोनों फैक्टर से एक ही वैल्यू एक ही निकलती है, दैट इज a+3 को इक्वेट कर देंगे हम 0 से। तो a+3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 -3 यानी कि -3। आंसर कितनों का मैच हो गया था बताओ, इंप्लाइज इंप्लाइज लगा देंगे सबके आगे। सो a की वैल्यू इज -3। हो गया था सॉल्व, मैच हो गया था आंसर। हो गया था, यही वाला अटेम्प्ट किया था ना आपने, हो गया था मैच, याद ही नहीं है। यहां तक करा ही नहीं, कहां तक करा था। हाँ तन्मय, यही आ रहा होगा और यही आ रहा था, में फर्क होता है। a+3 तक तो आ गए थे, तो फिर ठीक है,
चलो कर दो डिलीट। ये 90 कैसे आया? 9 और 81 जोड़ो ना। 9 और 81 जोड़ के 90 आया। 6 से अपनी जगह रह गया, ए स्क्वायर अपनी जगह रह गया। और किसी को कोई डाउट? ये डाउट है क्या बराबर में 9 कैसे आया? ये डाउट भी है? ये सवाल में गिवन है कि इनकी डिस्टेंस 9 यूनिट है, पढ़ो। गिवन है ना? तो हमने पहले डिस्टेंस निकाली, और फिर जो हमने डिस्टेंस निकाली उसको 9 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, डिलीट करूं? नहीं कहा? ओके। थर्ड में फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस हमारे पास था एक्स एक्सिस, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? एक्स एक्सिस, जबकि इसमें क्या है? वाई एक्सिस। और दो पॉइंट्स गिवन है हमको। तो लेट से एक पॉइंट को ले लेते हैं ए, और दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं बी। ये ए, ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स बोलना -2, 3। बी के कोऑर्डिनेट्स बोलना 7। ये ए, ये बी। ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है भाई साहब? वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी एक लाइन बना दो जिसका नाम रख दो वाई एक्सिस। ये लो बन गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? वाई एक्सिस। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन दोनों पे लाया करेगा, वाई एक्सिस पर भी लाया करेगा और ए बी पर भी लाया करेगा। तो वाई एक्सिस पर लाया करेगा, तो जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाया करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं तो वाई रख देते हैं। ठीक है। हाँ जी मोनिका, जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसको हाल फिलहाल वाई रख देते हैं। ठीक है। और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो फिर उल्टा है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। ठीक है, डन। अब यहां से आपको रेशियो भी निकालना है, और उसके बाद इस पॉइंट ऑफ डिवीजन पी के कोऑर्डिनेट्स, बचे हुए कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट तो पता कर लिया हमने 0 है, दूसरा जो बच गया ना वाई, ये भी निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो मान लेंगे हाल फिलहाल कितना, K/1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला चालू हो गया यहां से। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन खत्म, और यहां से क्या शुरू हो चुका है? सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी बोलो। K/1 मान लेंगे। आगे क्या करेंगे? अब देखो कौन सा वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स या वाई? सेक्शन फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं एक बार। x=m1 x2। मैं क्यों लिखूं आप बताओ? बोलो अर्षिता। हाँ, प्लस, हाँ, अपॉन m1 प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट का बोलो प्रिंस। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो। अब इस वाले में भी नहीं आए थे हम, फिर आए कब थे? जब आप आए थे तब यही तो फॉर्मूला चल रहा था, तो फिर कैसे कह रहे हो नहीं आया था? क्यों नहीं याद है? आपसे बात नहीं कर रहा हूं। बेटा ध्यान दे लो, नहीं तो पापा का नंबर डायल लिस्ट पे ऊपर ही रहता है, हमको बहुत काम पड़ते हैं आपके पापा से। जब आपने ज्वाइन किया था तब सेक्शन फॉर्मूला नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था ना? आप कह रहे हो ना मैंने सेकंड एक्सरसाइज से ज्वाइन कर लिया था, चौथे नंबर के क्वेश्चन से। सेकंड एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज है। तो ये फॉर्मूला जब आप आ रहे आए थे क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था क्या? बाय कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला में एक्स कहां से आया? अच्छा, आपके सामने एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रखा हुआ है, इससे आप वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नहीं बना सकते? तो उतना ही कर दो। हाँ बोलो। हाँ तो कर दो ना, करके बताओ ना। वो भी मैं कर दूं? हाँ सर, एक्स की जगह वाई कर दो ना। अरे तो कर देना। सबसे पहले तो m1 है ना। m1, आगे y2 प्लस, ये y2 दिख रहा है। अच्छा, m को भी y में बदलेगा?
एक्स को वाई में बदलना है, एम को वाई में नहीं बदलना। m2, आगे बोलो, y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला और ये हो गया x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब दोनों ही फॉर्मूला के अंदर हमको क्या क्या गिवन है बताओ। इस फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूला के अंदर हमको x की वैल्यू गिवन है, देखो 0 गिवन है ना, 0। बट इधर मुझे y की वैल्यू गिवन नहीं है तो y को y रखूंगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में m1 और m2 को क्या माना है अपन ने, k रेशियो 1, तो m1 की जगह k, m2 की जगह 1, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। x2 और x1 तो ये रहे, x2 और x1 क्या है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो x2 की जगह क्या डालेंगे 3, और x1 की जगह क्या डालेंगे -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, करो। तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, और k इंटू 3, 3k, 1 इंटू -2, -2। नेक्स्ट स्टेप में -2 को उधर भेज देंगे तो +2, +2 बराबर 3k। नेक्स्ट स्टेप में 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। 3 नीचे जाएगा ना, उधर 2 थोड़ा ना नीचे आएगा, 2 तो ऑलरेडी ऊपर है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब k की वैल्यू 2/3, दैट मीन रेशियो 2:3 है। बट इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि हमने रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1 क्या माना था, और k की वैल्यू क्या निकाली हमने 2/3 रेशियो 1 हो गया ये। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3 कर दूं, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से 3 कट के ये क्या बना 2, और 1 इंटू 3 क्या बना 3। तो रेशियो क्या बना फाइनली, तो इधर भी 2/3 आ रहा था, तो जो इधर आएगा आंसर तो वही आएगा, लेकिन इसे करके दिखाना है आपको, ठीक है। सो ये रेशियो आ गया, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि y की वैल्यू भी निकालो, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन P का x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, बस आपको y कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 और m2 की वैल्यू कल तक तो मिसिंग थी, लेकिन अभी तो गिवन है m1 2 है और m2 3 है, पुट कर दो। m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। भाई कल तक m1 और m2 मिसिंग था, k रेशियो 1 मानना पड़ा, लेकिन एक बार k रेशियो 1 में k की वैल्यू आ गई तो अब तो m1 m2 मिसिंग नहीं है ना, अब तो नॉन हो गए आपके, नॉन हो गए तो लिख दो 2 3, 2 प्लस 3। रही बात y2 और y1 की, तो ये रहे हमारे y2, नहीं ये है y1 और ये y2, तो y2 क्या है 7 और y1 क्या है 3। सॉल्व करते हैं इसको, 2 7 जा, 3 3 जा, 2 + 3 एंड 14 + 9, 23/5। तो ये आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट। तो ये तो आ गया रेशियो, और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो हमने क्या माना था, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या माना था 0, ये माना था। तो 0 तो एज इट इज रहेगा, और y की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, क्या 23/5 आंसर। तो ये तो है हमारा, एक मिनट, ये तो है हमारा रेशियो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये है हमारा पॉइंट दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हाँ बोलो। हमारे भी तो न्यूमेरिक आ रही है, 23/5 न्यूमेरिक नहीं है, इनको कुछ और क्यों मानेंगे, m1 m2 जो हमने भी सॉल्व किया बेटा। बिना वैल्यू पुट करोगे तो m1 m2 में आंसर आएगा, m1 m2 में क्यों आंसर लिखना, m1 m2 की वैल्यू है ना हमारे पास। इक्वेशन नहीं बनानी है ना, इक्वेशन इधर बनानी है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जब तक रेशियो, सुनो मेरी बात इधर सुनो ध्यान से, जब रेशियो निकालना होता है तब इक्वेशन बनती है, जब रेशियो गिवन होता है तब इक्वेशन नहीं बनती, तब तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का आंसर निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाले केस में इक्वेशन बनेगी क्योंकि वहां रेशियो निकालना था, अब रेशियो निकल गया, अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए कोई इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि अब तो रेशियो निकल गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा बुक्स मैंने तो बोला नहीं था बंद करने के लिए, खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ छुट्टी हो गई। हाँ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। नैतिक आप एक मिनट आओ। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी।
So this is part 2 of your analysis class. In the first part, we covered the half test paper, half portion of your test paper up to question number 3rd का फर्स्ट पार्ट, राइट? यहाँ तक हो गए? सो इन शॉर्ट 10 क्वेश्चंस में से 5 कल हमने कर लिए और 5 आज करने, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd का फर्स्ट पार्ट कल सॉल्व कर लिया था, 3rd का सेकंड पार्ट पे डिस्कस करें। तो सेकंड पार्ट में क्या था कि हमको ये चेक करना था, नहीं चेक नहीं करना था, वैल्यू निकालनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज 3 पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की कौन सी वैल्यू इसमें फिट सेट होगी या फिट होगी ये आपको पता लगाना है। फाइन, ठीक है? कितने तरीकों से कर सकते हैं इस सवाल को? एनी इंट्स, एनी आइडिया? या चलो ऐसे बताओ, लाइट जला ही दो वापस, बहुत अंधेरा सा लग रहा है। दिख दिख जाएगा वैसे भी है ना? हाँ, तो यूं बताओ चलो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियरिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियरिटी के लिए सेक्शन फॉर्मूला भी था कि नहीं था, बताओ? नहीं था। और कोलिनियरिटी के लिए ही एरिया ऑफ ट्राइंगल भी था, ठीक है? तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को अपन ने तीनों ही एक्सरसाइज में लिया, फर्स्ट में भी लिया, सेकंड में भी लिया, और थर्ड आपकी ओमिट हो गई, लेकिन उसमें भी बता तो दिया था ना आपको कि एरिया अगर 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। बताया था नहीं बताया था? तो 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। तो अब ये बताओ कि आपने किस, पहले तो बताओ किस किसने अटेम्प्ट किया ये? नो वन? आपको नहीं पता? आपने किया नहीं किया? नहीं किया? हाँ, इधर से किया किसी ने? तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, घर जाके भी नहीं किया? हम्म, घर जाके किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला से किया? ओके। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर अपने को करना हो के की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे बताओ, बोलो? तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप तीनों की डिस्टेंस निकाल लोगे, ऐसे कह रहे हो? ठीक है। तो जैसे आपने निकाल ली डिस्टेंस ए बी, ध्यान देना सारे बच्चे, फिर डिस्टेंस बी सी निकाल ली, और घर से सॉल्व करके आया करो प्लीज। कितनी बार कहें आपको? जब आपने क्लास में अटेम्प्ट नहीं किया है, क्लास टेस्ट जब हो टेस्ट हो रहा था तब अटेम्प्ट नहीं किया, तो घर से सॉल्व कौन करेगा फिर इसको? अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ना, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, अगला जितने भी टेस्ट होंगे सबके लिए ये रूल लागू होता है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ऐसे मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था, ठीक है? खोलना है इसको, खोलो। हम्म, चिड़िया का ध्यान रखना, बस चिड़िया आ जाए तो भगा देना। हाँ, तो अब जितने भी टेस्ट होंगे, अपकमिंग जितने भी चैप्टर्स बचते हैं पूरे सेशन में, कभी भी कोई टेस्ट पेपर में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है और उसमें से एक आपने अटेम्प्ट किया है तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बिकम्स द होमवर्क। वो ऑटोमेटिकली होमवर्क में करके आना है अगले ही दिन, और नहीं आए तो आके पूछना है। बोलने की जरूरत नहीं है ना मुझे? 10 हैं, 8 क्वेश्चन है, 5 है, 7 है, 6 है, जितने भी हैं आपने जितने किए सो किए, लेकिन जो ऑप्शंस की वजह से आपने छोड़ दिए उनको घर से एज होमवर्क आपकी उसमें मैथ्स की नोटबुक में एज होमवर्क लिख कर करके आना है। रफली भी नहीं करना, पेयर में करके आना है विथ प्रॉपर स्टेप्स। सुन लिया सबने? ठीक है। हाँ, तो आओ डिस्टेंस ए बी रूट बी माइनस ए कर दें, तो क्या करेंगे बोलो? के माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 8 हो गया, फिर क्या करेंगे? -4 -1, -4 -1 कितना होता है? -5 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दें अगर हम, तो के -8 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोलो, के स्क्वायर -2 8 जा 16 के प्लस 8 का स्क्वायर 64 और -5 का स्क्वायर 25। फर्दर सॉल्व करो तो के स्क्वायर -16 के, देन व्हाट? के स्क्वायर -16 के, 64 प्लस 25 कितना होता है? 89, यही होता है, ठीक है? यूनिट्स, ये आ गई डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस बी सी के लिए सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स घटा दें। हाँ जी, तो 2 माइनस के करेंगे, बोलते जाओ कैसे चुप करके बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहा सबको? 2 माइनस के करेंगे और क्या करेंगे? -5 -4, -5 -4 नहीं करना,
-5 माइनस, तो +4 हो जाता है, और -5 + 4 -1 का स्क्वायर बनेगा। फाइन, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी से, सो इट बिकम्स 2 - k का होल स्क्वायर छोड़ के सॉल्व करेंगे 4, -2 भी करेंगे तो 4k, और k का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर बिकम्स +1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली डिस्टेंस BC क्या निकलेगी, 4 + 1 जोड़ दें, और k स्क्वायर, फिर क्या है -4k, और 4 + 1 5। बोलो यहां तक कोई डाउट? इतने यूनिट्स आ गई आपकी BC। बोलो कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट कम टू AC। C - A कर दें इसके लिए। ठीक है, C - A करेंगे तो 2 - 8 करना पड़ेगा, एंड देन व्हाट, -5 तो 2 - 8 क्या होता है, -6, एंड -5 -1 भी होता है -6, और -6 का स्क्वायर होता है 36, +36, तो 6√2 आ जाएगा यूनिट्स, आ जाएगा 6√2। बोलो। हाँ जी, तो ये आ गए हमारे 3 डिस्टेंस। आगे क्या किया जाए बताओ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहाँ कब लगता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो साइड्स चाहिए, LHS RHS। तो LHS RHS कहाँ है मेरे पास? ये तो AB BC AC की लेंथ है। अगर हम इनमें से किसी लेंथ को किसी से इक्वेट करें तब बनेगा LHS RHS, और तब बनेगी इक्वेशन। तो पहले वो बताओ फिर किसको किससे इक्वेट करें? इन दोनों को ही आपस में, AB को BC से इक्वेट कर दें तो उससे साबित हो जाएगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। AB को BC से इक्वेट करने का मतलब है कि AB और BC की लंबाई बराबर कर दिया आपने। तो क्या AB और BC की लंबाई बराबर करने से A B और C पॉइंट्स कोलिनियर साबित हो जाएंगे? सवाल तो पढ़ो। सवाल यह है कि आपके ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियरिटी मोनिका बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं? हम्म, A + B नहीं, AB + BC ऐसे बोलो। ए कोई डिस्टेंस नहीं है, तो पॉइंट है। डिस्टेंस है AB, और दूसरी डिस्टेंस है BC। तो आप क्या कह रहे हो कि AB + BC बराबर AC कर दो, ऐसे कह रहे हो? भाई, इसने कहा AB + BC बराबर AC कर दो, और वहां से K की वैल्यू निकाल दो। अब मुझे एक चीज बताना, सक्षम, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB + BC बराबर AC ही होगा, या ये भी हो सकता है जो अब मैं लिख रहा हूं, AB + AC बराबर BC, या ये भी हो सकता है जो अब मैं लिख रहा हूं, BC + AC बराबर AB। AB AC, ये BC था। तीनों ही चीज हो सकती है, या जो केवल आपने कही केवल वही चीज हो सकती है? तीनों ही केसेस में वो कोलिनियर होता है क्या? बोलो। अगर तीनों डिस्टेंस में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर माने जाते हैं। बोलो। तो फिर तो 3 केस बन गए। अब आप या तो तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करो और तीनों में से के की वैल्यू निकालो। समझ आया? जो ऑलरेडी काफी हेक्टिक बन चुका है आपके लिए काम ये, इनको तीनों को करना। और उससे ज्यादा मुसीबत तो तब हो जाएगी जब के से तीनों की वैल्यू अलग निकल जाए, फिर आप किसकी सही मानोगे? देखो इधर स्क्रीन पे, अगर ए बी इनके बीच में है तब तो क्या होगा, AB + BC बराबर AC होगा। होगा ना? अगर बी इनके बीच में नहीं है, अगर सी इनके बीच में है, तो AC + BC बराबर AB होगा। होगा। और मान लो कल को ऐसे हो जाए कि ए ही बीच में चला जाए, सी इधर आ जाए, तो अब AC + AB बराबर BC होगा। तो हमको पता है क्या कौन किसके बीच में है? बोलो। नहीं पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे हो जाता है फेल। तो सर आपने तो कहा था डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी के क्वेश्चन होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से, सुनो ध्यान से, कोलिनियरिटी चेक की जा सकती है कि ये कोलिनियर हैं, या उसमें हमको तीनों डिस्टेंस न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेगी, कोई 10 यूनिट, कोई 20 यूनिट, कोई 50 यूनिट, इस तरीके से।
फिर हम उनमें से देखेंगे किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो उसमें तीनों डिस्टेंस न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए, कोई के की फॉर्म में नहीं चाहिए हमको। हाँ, पहली चीज तो इनको इक्वेट करके 3 बार के की वैल्यू निकालना ही काफी बड़ा सारा काम हो गया, पहली चीज तो। चलो आपने मेहनत करके वो निकाल भी ली। और के की वैल्यू मान लो ऐसा हुआ कि दो में से मैं एक में अलग आई या तीनों में अलग अलग आ गई, तो आप के की कौन सी वैल्यू मानोगे? के की वैल्यू तो अलग अलग आ सकती है ना, क्योंकि बी को बीच में रखूं तो के अलग आ सकता है, बी को बीच में रख के सी को इधर रखूं तो के वापस अलग आ सकता है। आ सकता है ना? अलग अलग सिचुएशन में तो अलग अलग के आएगा ना। आप कौन सा केस सही मानोगे? हाँ, तीनों में सेम आ जाता है, आपकी किस्मत अच्छी है तब। आपका जो ये आपने इतना बड़ा लेंदी काम किया उसमें आप सक्सेस प्राप्त कर, लेकिन मान लो अलग अलग आ गई फिर, तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता ही नहीं पाया के की एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी का कौन सा क्वेश्चन करना है? केवल चेक करने का, केवल और केवल चेक करने का। चेक करके बताओ कि ये कोलिनियर है या नहीं। इसमें चेक नहीं करना था, इसमें तो ये खुद कह रहा है कि कोलिनियर है। वो आगे होके कह रहा है कि ये कोलिनियर है, आपको चेक नहीं करना, आपको तो के की वैल्यू निकालनी है। तो इस इसमें चेक थोड़ा ना करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसके लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्या चलेगा? या तो सेक्शन फॉर्मूला और या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मिहिका बताएगी कि सेक्शन फॉर्मूला से हम कैसे कोलिनियरिटी के इक्वेशन करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो सक्षम ने बताया, बट वो डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि चेक नहीं करना। तो अब सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियरिटी के इक्वेशन कैसे करते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी को भी मर्जी है जिसको भी एक बार बीच में फिट कर दो अब। हाँ, यस, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे, और रेशियो फाइंड करेंगे दोनों तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट वाले तरीके से भी और वाई कोऑर्डिनेट वाले तरीके से भी। अब अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाले तरीके और वाई कोऑर्डिनेट वाले, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों तरीकों से रेशियो बराबर आएगा, और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो नहीं आएगा। अब सवाल खुद कह रहा है कि ये कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से रेशियो निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की मदद से भी रेशियो निकालेंगे, और दोनों रेशियो को आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि सवाल कह रहा है वो कोलिनियर है, हमको चेक नहीं करना, सवाल खुद कह रहा है कोलिनियर। समझ आया? सो लेट से मैंने ए बी सी सी फॉर्मेट में रख दिया इनको। ए इधर, ऑब्वियस आएगा जब कोऑर्डिनेट्स के की फॉर्म में तो रेशियो भी के की फॉर्म में ही आएगा ना। जेड, जेड कहां दिख रहा है आपको? 8, 1, के कॉमा -4, 2, -5। तो रेशियो एक बार के लिए मान लेते हैं हम M1:M2। ठीक है, इस बार के रेशियो 1 नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि के ऑलरेडी गिवन है। तो एक बार के लिए M1:M2 ही मानो, ठीक है। तो के रेशियो 1 नहीं मान सकते, आप कुछ और जरूर मान सकते हो, जैसे कि A:1, B:1। समझ आया? ओके। किसकी? के:1 में के रेशियो था, यहाँ पे के रेशियो नहीं है, के कोऑर्डिनेट है। हाँ, A:1 ऐसे कुछ मान सकते हैं, वही तो कह रहा हूं मैं। फिर उसमें से जो ए की वैल्यू आएगी के की फॉर्म में आएगी, इधर से भी ए की वैल्यू के की फॉर्म में आएगी, और दोनों वैल्यूज को हम कर देंगे इक्वेट। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, हो सकता है मेथड भी गलत साबित हो जाए, फिर तो एक ही तरीका बचेगा। चलो लेट्स ट्राई। तो मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला लगाना, बोलो। यही होता है। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? यही होता है। फाइन। अब आइए, एक्स की वैल्यू तो ये है ना, और वाई की वैल्यू -4 है, तो एक्स की वैल्यू डाल दी हमने, के डाल दी। आगे बढ़ो। M1 की वैल्यू पता है क्या आपको? पता है? नहीं पता। x2 की वैल्यू क्या है? 2। आगे बढ़ो। M2 की वैल्यू पता है क्या किसी को? नहीं पता। x1 की वैल्यू 8। आगे बढ़ो। M1+M2 मतलब नहीं पता। पता है क्या किसी को? नहीं पता। ठीक है, M1+M2 को k से मल्टीप्लाई कराएंगे हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? k इंटू M1+M2, और k इंटू M1+M2 को फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? k को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, KM1+KM2। समझ आया? KM1+KM2, इधर आओ।
2m1 हो गया इधर, क्या हो गया 2m1, और 8m2 हो गया, समझ आया। अब m1 वाले अलग करो और m2 वाले अलग करो। तो इधर है हमारे पास km1, उधर है हमारे पास 2m1, इधर आएगा तो ये भी बन जाएगा -2m1, उधर है हमारे पास 8m2, ये km2 को इधर बुलाएंगे तो ये बन जाएगा -km2। इधर से निकालो m1 को कॉमन, क्या मिला मुझे k-2। उधर से निकालो m2 को कॉमन, क्या मिला मुझे 8 - k, समझ आया। अब m1:m2 का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये m2 इधर आके इसके नीचे हो जाएगा डिवाइड, और ये k-2 उधर जाके उसके नीचे हो जाएगा डिवाइड। तो m1:m2 क्या निकला, 8 - k/k-, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब हाँ, यहाँ पे ये प्लस है ना, प्लस इधर जाके माइनस होगा ना। तो m1:m2 बताओ क्या रेशियो मिला मुझे, m1:m2 रेशियो बताओ जल्दी से, ऊपर लिख देता हूं। क्या रेशियो मिला, m1:m2 मुझे मिल गया 8 - k रेशियो, दूसरा रेशियो क्या मिला नीचे वाला, k-2। अब ये m1:m2 रेशियो में कर दूंगा इधर पुट, ऐसे ही तो करते हैं, इधर से तो रेशियो निकालते हैं और अगले में रेशियो पुट करते हैं। तो यहां पे m1 की वैल्यू 8 - k पुटअप करेंगे और m2 की वैल्यू ये पुटअप करेंगे, उससे k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, वेरी इजी। बोलो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4, -4। m1 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है बोलना, 8 - k गुणा y2 की वैल्यू क्या है बोलो, -5, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बोलो, k-2, इंटू y1 की वैल्यू क्या है बोलो, y1 कहां गया 1, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है बोलो 8 - k, प्लस m2 की वैल्यू क्या है बोलो k-2। इस ये पूरी इक्वेशन बन चुकी है k की फॉर्म में, इसमें k सॉल्व हो जाएगा। पहले थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये -5 को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, -5 × 8 -40, -5 × -k+5k, और k-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k-2 ही बनेगा। नीचे -k+k कट गया, ठीक है, क्या बचा 8 - 2, 8 - 2 क्या होता है 6। नेक्स्ट स्टेप में 6 को भी इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 6 × -4 माइनस का 24, 5k+k 6k, -40 - 2 -42, -42 को भी इधर बुलाओ, तो -42 इधर आके बन जाता है +42, और इधर ऑलरेडी कौन है -24। एंड व्हाट इज 42 - 24 करेंगे तो कितना आएगा 16 × 18, 18 बराबर 6k, तो k की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स 3, फाइनल आंसर। k-2 ऊपर और नीचे का है, यहां पे प्लस भी तो है बीच में, अगर ये इन 2 होता तो कट जाता, ठीक है, प्लस में कैसे कटेगा, 8 - k, और बट इनके सबके बीच में इंटू होना चाहिए ना, बीच में एक भी प्लस आ गया तो ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में रखे हुए हैं ऊपर और नीचे तभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, देखो 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 रखा हुआ है, और नीचे है 2 × 2, तो अब दो 2 कट सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं पर भी प्लस रखा हुआ है, यहाँ कहीं पर भी मान लो यहाँ प्लस रखा हुआ है, तो अब कोई भी 2 किसी भी 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि ऊपर में फैक्टराइज फॉर्म नहीं बनी, ठीक है। प्लस या माइनस भी रखा हुआ है तो भी नहीं कटेगा। हाँ जी, एनी डाउट्स। तो इसमें के की वैल्यू, तो कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन में अगर कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हो जाए और कोलिनियरिटी गिवन होगी, हाँ कोलिनियर हैं, तब आपको सेक्शन फॉर्मूला से करना है, ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे एक फॉर्मूला और है हमारे पास, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल से करें तो और आसानी से और इजी लेवल पे होगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में नहीं है। तो आप यूज तो कर सकते हो, बट मुझे पता है आपको याद नहीं रहेगा वो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आप कम करोगे या करोगे ही नहीं। तो प्रैक्टिस में नहीं होगा तो आपको एग्जाम में सवाल आता है तो वो चीज आप क्लिक नहीं करेगी आपको। उसमें तो कुछ ही नहीं है, इसका एरिया निकाल लो बस, फॉर्मूला से, फॉर्मूला है ना हमारे पास, x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर x3 y1 - y2। इसमें आप x1 y1 x1 x2, x1 ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा, और ये y1 y2 और y3 ये अंदर पुट हो जाएंगे।
तो ये इसकी जो भी वैल्यू बनेगी के की फॉर्म में बनेगी नहीं बनेगी बताओ, उसको जीरो से इक्वेट कर देना, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया क्या बनेगा, जीरो। तो के की वैल्यू जो भी इधर बनेगी उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहां से भी के इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये उससे भी इजी कॉन्सेप्ट है जो पिछला आपने सेक्शन फॉर्मूला से किया, बट द पॉइंट इज कि ये आपके कोर्स से बाहर है तो फिर आपको याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सेक्शन फॉर्मूला से तो हो ही जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोर्स से हटा है ना, मैथ से थोड़ा ना हटा है। आंसर थोड़ी ना बेटा, वो तो एक मेथड है। नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज जो मैथमेटिकली करेक्ट है आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। समझ आया? ऐसी कोई भी चीज जो मैथमेटिकली करेक्ट है वो आप बोर्ड एग्जाम में उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। समझ आया ना? क्लियर है? ठीक है। पर वो बच्चे करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहानी से बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है कि कॉलिनियरिटी चेक करनी हो तो तीन मेथड है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर अगर कॉलिनियरिटी चेक नहीं करनी, ऑलरेडी गिवन है, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला को हटा के दो ही मेथड बचते हैं, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन हमारे इस वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है जो हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सेम है क्या, चेक करो। देखो इसमें भी दो पॉइंट्स थे, इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इसमें भी बनी, इसमें भी बनी। अब इसमें लाइन सेगमेंट ए बी को कौन इंटरसेक्ट कर रहा था, एक लाइन। इसमें भी लाइन सेगमेंट ए बी को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन। बस फर्क ये है कि वहां पे वो लाइन गिवन थी वाई एक्सेस, और यहां पे कोई स्पेसिफिक लाइन गिवन नहीं है कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहां पे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो अब आप चेक करो ये इक्वेशन कैसी है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली इक्वेशन है क्या? और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती है? मतलब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो वो जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन हमको ये गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं बिल्कुल ध्यान से। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट ज्वाइन करती है, ए बी को। तो उस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है पी, वो पी उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो ऑफ डिवीजन बी गिवन है, रेशियो ऑफ डिवीजन बी गिवन है। और जो वो लाइन जो पॉइंट पी है वो इस लाइन पर लाया करता है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो इसका एक रफ डायग्राम रेडी करते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी, थोड़ा नीचे बना देता हूं, ए बी। टेल मी द कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन 3 2, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन 5 1। इस पे एक पॉइंट है, क्या नाम क्या पॉइंट है इस पर, पी। पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए की ज्यादा नजदीक होगा कि बी के ज्यादा नजदीक होगा, ए के ज्यादा नजदीक होगा। यहाँ थोड़ा सा आगे कर दो। इस पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या, गिवन है? इस पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इस ये पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो गिवन है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, 1:2 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये जो पी है किसी लाइन पे लाया करता है, तो वो जो लाइन है, लेट से वो लाइन कैसे भी ड्रॉ कर लो, वो लाइन ये वाली है। ओके, ये पी इस लाइन पे लाया कर रहा है, देखो कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 3x - 18y प्लस के। इसके बगल में कहीं इसकी इक्वेशन लिख दो, 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन, जैसे अपन ग्राफ में इक्वेशंस करते थे ना, लाइन ड्रॉ करते थे फिर बगल में इक्वेशन नहीं लिखते थे। ठीक है, अब देखो जी करना क्या है हमको इसमें। देखो अगर एंड पॉइंट्स गिवन है, साथ में रेशियो गिवन है, तो एक दो इन तीन चीजों से हम एक चौथी चीज क्या निकाल सकते हैं, हर्षिता बताओ। क्या निकाल सकते हैं, न्यू पॉइंट्स। क्या बोल रहे हो, अगर एंड पॉइंट्स गिवन है और रेशियो गिवन है, तो एक दो तीन तीन चीजों की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके, पी के, जिसको हम पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में चार चीजें कौन कौन सी होती हैं, एंड पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2, रेशियो ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। जिसमें से एंड पॉइंट नंबर 1 गिवन है, एंड पॉइंट नंबर 2 भी गिवन है, रेशियो ऑफ डिवीजन भी गिवन है, सो वी कैन इजीली फाइंड व्हाट, पॉइंट ऑफ डिवीजन।
बिल्कुल। डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाएगा ना, लगा दो। तो लेट से एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने एक्स कोमा वाई माने हैं तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं पहले अपन। बोलो क्या निकलेगी। अच्छा, वन मोर थिंग, इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम एक्स कोमा वाई इस सवाल में नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स और वाई भी ऑलरेडी यूज हो गए। जब भी कोई चीज यूज हो जाए सवाल में कहीं पर भी, तो हम उसको हमारी तरफ से कहीं और नहीं रख सकते। तो हम मान लेते हैं इस सवाल के लिए ओनली x1 y1। वैसे x1 y1 नहीं माना जाता, बट इस सवाल के लिए मान लेते हैं। हाँ बताओ, और कुछ क्या, बताओ। HI, HK रख देते हैं, चलो ठीक है। H, K, ठीक है अभी। के भी है, ये लो के भी है। आई दिखाई नहीं देता, फिर आई लिखते टाइम डॉट सा दिखता है। तो ए कोमा भी, चलो हटाओ ए कोमा भी। नहीं क्या यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या? भाई अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं सर मेरे को पसंद नहीं आता, ये बी लगाओ आप। कहाँ है ए बी? कहाँ है? वो तो पॉइंट है ना। वैल्यू वैल्यू, वैल्यू वैल्यू। नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलो आप आपकी मर्जी से रख देना कोई अच्छा सा नाम इसके लिए ना, सोनू और गोलू रख देना, सोनू कोमा गोलू। हाँ जी। तो फॉर्म, क्या फॉर्मूला है? M1 x2 M2 x1। सवाल तो गया भाड़ में। और हमको तो बस इस मुद्दे पे ही लड़ाई करनी है कि सर ए बी नहीं रखना, क्या क्या रखना है, HI रख दो। अब इधर ध्यान दो, सॉल्व कैसे होगा अब आप बताओगे। ए और बी निकालने के बाद आप बताओगे आगे क्या करना है। ए और बी तो हम निकाल लेंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी जिसका नाम हमने ए रखा है टेम्पररी। M1 और M2 क्या है, 1 और 2। तो 1 2, 1 + 2, 1 2 1 + 2, ये सबसे पहले अरेंज कर दिया करो, कंफ्यूजन नहीं होता। अब केवल आपको x1 x2 और y1 y2 अरेंज करना है। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है 5। तो इधर आएगा 5, इधर आएगा 3, बीच में प्लस। एक्स y1 क्या है 2, और y2 क्या है 1। तो इधर आएगा 1 और उधर आएगा 2। 2 आएगा ना, 1 और 2 1। इक्वेशन टू वेरिएबल वाली सॉल्व हो जाएगी क्या? टू वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, ये तो एक ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगी? हाँ तो 1 × 5 5, 3 × 2 = 6, 2 + 1 3, 6 5 11, 11/3। इधर आओ, 1 × 1 1, 2 2 = 4, 3, 1 + 4 यानी 5/3। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब जो भी माना था सब हटा दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने एक्चुअल इसके जो आंसर है वो लिख दिया। क्या आंसर है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने, 11/3, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने, 5/3। लेकिन उसने पी के कोऑर्डिनेट्स तो पूछे ही नहीं है। ये तो सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, लेकिन उसने तो के की वैल्यू पूछी है। मीका बताओ अब आगे क्या करेंगी के की वैल्यू आ जाए। किनको? ए और बी को? किसके इक्वेट करें? इक्वेशन से कैसे इक्वेट कर सकते हैं किसी को? इक्वेशन में तो ऑलरेडी इक्वल टू का साइन है। ये पी पॉइंट उसी लाइन पे लाया कर रहा है जिसकी इक्वेशन गिवन है। तो मोनिका क्या होगा? एक्स और वाई की जगह रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हमने क्या सीखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि अगर एक लाइन पे कुछ पॉइंट्स लाया कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स मान लो ये 2, 3 है, ये 7, 8 जो भी लाया कर रहे हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब के सब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब अपन इसको इक्वेशन में रखेंगे तो एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। जो भी पॉइंट्स किसी लाइन पे लाए करें, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उस लाइन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है जब आप वैल्यू रखोगे तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल टू निकल के आएगी। जितना एलएचएस वैल्यू निकल के आएगी उतनी आरएचएस। तो अब हमारे सवाल में ये पॉइंट पी जो है इस लाइन पे लाया कर रहा है, तो पॉइंट पी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग A, B, नहीं x, Y इक्वल टू, बताओ
क्या है कोऑर्डिनेट्स, क्या है 11/3 कॉमा आगे 5/3 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। उस लाइन का नाम हम एल रख देते हैं। इन द, अब तो कुछ भी कर लेंगे, अब क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मत कर। इन इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इधर तो नहीं कर सकते, इक्वेशन में पुटअप करने के बाद तो कर सकते हैं ना। इक्वेशन में पुटअप करने के बाद एलएचएस आरएचएस दो हो गए ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 कर सकते हैं ना। अभी तो नहीं कर सकता तू उसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन के अंदर ही हम कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x - 18y प्लस के इज इक्वल टू 0। बट तेरे को नौबत ही नहीं आएगी मल्टीप्लाई करने की, उससे पहले 3 कट जाएगा। देख तो सही जरा, 3 × x की वैल्यू क्या है, ये 3 वैसे ही कट गया। 18 × y की वैल्यू क्या है, और k की वैल्यू क्या है। हम्म। सो वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट चल रहा है। ऑल दोस्त who are watching the video from this stage, तो क्वेश्चन का फोर्थ का सेकंड पार्ट में हमको ट्राइंगल एबीसी गिवन है, जिसके अंदर दो वर्टिसेस तो गिवन है। तो जो वर्टिसेस गिवन है वो हमने मार्क कर दिए हैं, और जो एक वर्टेक्स मिसिंग है सी, उसको हमने अज्यूम कर लिया है x1, y1। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स अपन यूं ही अज्यूम करते हैं, x1, y1, x2, y2, x3। एक मिसिंग है तो x1, y1 उसको मान लिया गया। अब एक चीज और है इस ट्राइंगल में जिसका जिक्र हो रहा है, जो कि है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, अभी हम बता रहे थे कि अगर हम तीन मीडियंस के, ट्राइंगल के तीन मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लें, जहां पे तीनों मीडियन आके टकरा रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। फाइन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, जो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मीडियन। तो एक मीडियन ये बन गई। अब बी वर्टेक्स से मीडियन बनाएंगे, सामने वाले के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, अंदाजे से बना दो, ये बन गया दूसरा। और तीसरा कैसे बनेगा, सी से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे टकराएगा, ये सी से। तो लेट से ये तो हो गया हमारा ए डी, फिर ये हो गया हमारा बीई, और ये हो गया हमारा सी एफ। और ये तीनों जहां पे टकरा रहे हैं, उसको पॉइंट को हमने कह दिया, नाम दे दिया क्या, सेंट्रोइड। ओ नहीं दे सकते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ बोले तो ओरिजिन, ओ लिखते ही तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो गए 0,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ किसी को देना ही नहीं है, ओ आरक्षित है पहले से ही कहीं ना कहीं। ठीक है ना, रिजर्व्ड है वो। तो इसको हम कुछ और दे दें, जैसे पी दे दें। ठीक है। अब हाँ, देखो सवाल आगे होके दे रहा है, तो सवाल से नहीं लड़ सकते, है ना। क्लियर है, हमको आगे होके नहीं अज्यूम करना। सवाल तो कल को ये भी कह देगा कि घोड़े की तीन टांगे, तो हमको मान लेनी है कि तीन ही टांगे हैं।
हमको लड़ाई नहीं करनी कि हमारे घोड़े के तो चार होती है, ठीक है ना। क्वेश्चनर माई बाप है, वो कहते हैं कि अभी रात हो रही है, तो हाँ साहब रात हो रही है। ओके, वो कह देगा माना कि अभी रात हो रही है, ठीक है मान लिया साहब की रात हो रही है। ठीक है, कहता है ना कई बार मानो एक्स का मान ये है, ठीक है मानना पड़ता है भले हो ना हो। ठीक है, चलो इधर आओ, आप वापस आओ, कम बैक टू क्वेश्चन। हाँ जी। तो अगर किसी ट्राइंगल में सेंट्रोइड यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ढूंढने हो या निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला है, चाहो तो कहीं पर भी नोट कर लेना। इसका प्रूफ हम अभी इस सेशन में नहीं करेंगे, इसका लंबा चौड़ा प्रूफ है जो हम अभी नहीं करेंगे, फिर कभी मौका लगेगा तो करेंगे, और किसी को जानना हो तो फिर एक्स्ट्रा में समझ लेना, मैं बता दूंगा, या मेरे पास वीडियो रखा होगा लास्ट टाइम का रिकॉर्डेड, वो भेज दूंगा अगर किसी को इसका प्रूफ समझना हो तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड है क्या, सुनो जरा। आप एक काम करो, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये जो ये सेंट्रोइड होता है ना बेटा, ये सेंट्रोइड पूरे ट्राइंगल का सेंटर होता है, ऐसे मान लो। ये पूरे ट्राइंगल का क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है। क्लियर। तो बिल्कुल बीचों बीच का अगर ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन तीन वर्टेक्स का एवरेज लेना पड़ता है, ए का, बी का और सी का। एवरेज कैसे लेते हैं, तीनों को जोड़ो और थ्री से डिवाइड कर दो, तीन है तो थ्री से डिवाइड करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई थ्री, कॉमा y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, ये तो x का फॉर्मूला बन गया, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन गया। और ये जो सेकंड वाला है यहाँ पे इधर नीचे लिख देते हैं, चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो ट्राइंगल के, तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाल सकते हैं। चलो बाद में लिखना, अब यहाँ पे ध्यान दो। अगर हमको तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, पर यहाँ तो तीनों वर्टिसेस गिवन ही नहीं है क्या गिवन, तो कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड भी तो कहां पूछा है, वो तो दे रखा है, चेक करो। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स तो खुद ही ने दे रखे हैं, 5/3, 1, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालने नहीं है, निकले निकलाए रखे हुए हैं, बस पुट करने हैं। क्या है बताना, 5/3, 1। तो आप क्या करेंगे, 5/3, 1, तो x की जगह क्या पुटअप कर देंगे, 5/3, और y की जगह क्या पुटअप कर देंगे, 1। और x1 x2 x3 में से दो तो गिवन है, x1 और x2। x1 क्या गिवन है, 1, x2 क्या गिवन है, 5, और x3 क्या गिवन है। अब देखो आपने इसको x1 y1 माना है ना, तो आप x1 को मिसिंग रखो और x2 x3 की वैल्यू पुटअप करो, आपको मर्जी है, जिसको x2 ले लो, जैसे इसको x2 ले लो और इसको x3 ले लो, x1 जो है उसको मिसिंग रखो क्योंकि वही आपने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, कुल मिला के तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय थ्री करना है, कुछ भी मान लो, है ना। तो x1 मिसिंग है, x2 क्या ले लेते हैं हम, 1, और x3 क्या ले लेते हैं हम, 5 डिवाइडेड बाय थ्री। इधर आओ, y1 क्या ले लेते हैं हम, y1 तो मिसिंग है, y2 क्या ले लेते हैं हम, -1, और y3 क्या ले लेते हैं हम, +1 डिवाइडेड बाय थ्री। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा मिसिंग कोऑर्डिनेट, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y। तो देखो ये 3 से 3 इधर तो उड़ा दो, तो इधर क्या बचा, 5 = x1 + 5 + 1 6। नहीं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में तभी उड़ा सकते हैं जब, हाँ हाँ तो भी उड़ा सकते हैं, दोनों साइड के न्यूमरेटर में होता तो, लेकिन फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, 5 + 1 6 हो गया, तो x1 की वैल्यू 5 - 6 बराबर -1। अब इधर 3 नहीं है तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कराओ, 3 × 1 = 3, और -1 + 1 0 बन गया, तो y1 की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, y1 = 3। तो ये आ गया y1, ये आ गया x1, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -1, 3 आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत सरल सवाल है, इवन अभी तक हमने एक दो क्वेश्चन किए उनसे भी ज्यादा सरल है, अगर फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, तीनों वर्टिसेस का एवरेज, ऐसे याद रखो लंबे समय तक याद रहेगा, तीनों वर्टिसेस का एवरेज, एवरेज निकालने के लिए जोड़ो तीनों को और डिवाइडेड बाय थ्री कर दो। डन, कर दूं डिलीट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं 5 मिनट लेट सही, अभी तो वैसे बारिश आ रही है, बारिश आ रही है वैसे भी अभी तो। हाँ देखो, द सेंटर ओ ऑफ ए सर्किल, अभी 5 मिनट में हो जाएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के, बस
तो वैसे भी स्लो में भी नहीं जाने देंगे आपको, जब तक बंद नहीं होगी वैसे भी नहीं जाने देंगे। हाँ, द सेंटर ओ ऑफ ए सर्किल इज 2a, a-a। कोई सर्किल है बेटा, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, वैसे गलत दिया हुआ है, आप सही कह रहे थे। सेंटर के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर्कल का सेंटर एक पॉइंट है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं हो सकते? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के होते हैं, लाइन की इक्वेशन होती है। अरे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है? तो मान लो ये सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल का जो सेंटर है तो उसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने क्या गिवन है मुझे? 2a, कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? a-7। आपको ए की वैल्यू निकालनी है। इफ द सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 कॉमा -9, ये सर्किल एक पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, कहीं पर भी मार्क कर दो, जैसे यहां मार्क कर दिया। क्या पॉइंट है वो? इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। क्या गिवन है वो? 11 कॉमा -9। और इसका डायमीटर गिवन है सर्किल का कितना? 10√2 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, सर्किल के सेंटर को अगर सर्किल के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट से जोड़ दें तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। कहलाएगी। तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स ए की फॉर्म में गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस ए सी निकाल सकते हैं क्या? सी माइनस ए करके। तो सी माइनस ए करेंगे तो सी क्या है यहाँ पे? 2a माइनस, जो हम निकालेंगे उसको इक्वेट करेंगे फिर। हम निकालेंगे जो ए की फॉर्म में आएगी ना। सी माइनस ए कर दो, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2a माइनस उधर 11 का होल स्क्वायर। फिर इधर आओ, ए की वैल्यू, इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो ए की फॉर्म में गिवन है, उस ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेंटर के पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ऐसे मान के चलो ए की फॉर्म में गिवन है आपको, तो ये मिसिंग वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। a-7 माइनस, और ये -9 है तो ये अल्टीमेटली +9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये कर दिया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 11 जा 44, a 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पे 9 - 7 सॉल्व कर देंगे, तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं, 2 बनेगा, +2 बनेगा, a+2 हो गया। a+2 के होल स्क्वायर को भी सॉल्व करो जरा। ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4, पूरे का स्क्वायर रूट। 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर जोड़ा तो 5a स्क्वायर, -44 में से +4 गए तो -40a, और 121 में 4 जोड़ा तो 125 रूट। ये आ गई डिस्टेंस ए सी। बताओ, अब डिस्टेंस ए सी तो रेडियस है, बताओ है या नहीं है? तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, बताओ जरा। √5a² माइनस, हाँ रेडियस आपको देखो गिवन है, आपको डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर अगर आपको गिवन है तो डायमीटर से रेडियस नहीं आ सकती क्या? बताओ डायमीटर क्या गिवन है? 10√2 यूनिट्स। तो डायमीटर का अगर मैं आधा कर दूं तो बनती है क्या? रेडियस। तो रेडियस कितनी हो गई? 10√2 का आधा, यानी कि 5√2 यूनिट्स। तो अब हमारी जो रेडियस हमने निकाली है ए सी, वो ये निकाली है, ये निकाली है ना, और इनकी जो रेडियस गिवन है वो है ये। तो हम हमारी रेडियस को इनकी रेडियस से इक्वेट कर दें, ए की वैल्यू आ जाएगी मिसिंग। बताओ हमारी रेडियस क्या है? √5a² माइनस 40a प्लस 125। उनकी रेडियस क्या है? 5√2। सबसे पहले तो रूट को भगाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर का रूट क्लियर हो गया, पूरा खट गया सारा का सारा ही। और उधर जो है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50। 50 को इधर बुलाओ, इक्वेशन बन गई 5a² माइनस 40a प्लस 125। 125 में से 50 घटा दो, 75 हो गया। दैट्स इट, ये इक्वेशन बन गई। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो बताओ दो ऐसे नंबर जिनको जोड़ें तो क्या मिले? -40, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले? अच्छा 5 को कॉमन लेके छोटा कर दो ना, सही बात है। 5 कॉमन ले लिया तो a² माइनस 5 8 जा 40 होता है, और 5 15 जा 75 होता है। तो ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी फाइनली? अब दो नंबर ऐसे सोचो जिनको जोड़ने पे क्या मिले?
-8 और 15 कर मिले क्या, -5 और -3, ए स्क्वायर -5a -3a प्लस 15 गिव्स मी 0, ए कॉमन आया तो a -5, -3 कॉमन आया तो a -5 इक्वल टू 0, a -5 a -3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 5 और 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मिसिंग वैल्यू ऑफ a क्या है, 5 और 3। लास्ट क्वेश्चन है, अभी कहाँ भाग रहे हो, कॉपी का ही तो क्या, कॉपी का क्या होता है, सब बुक के ही हैं, हम भी बुक के ही हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। ये हमारा रोम्बस, रोम्बस होता क्या ये तो बता दूं। वाह, जिसमें आगे भी बताओ, हाँ ठीक है, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच, यस ऐसे बोलो ना, तो मेन क्वालिटी तो बोलो उसके। मैंने कहा मना किया सुनने का, आप पूरा बताओ ना, एक ही फ्लॉ। 3, अच्छा आप बोल रहे थे, तो टेकन इन ऑर्डर है, टेकन इन ऑर्डर मतलब पहले को ए लिया तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलेगी, सेकंड को बी लेना पड़ेगा, 4,5 को, चाहो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज, पर ऑर्डर में चलना है। सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4, डी के -2, -1। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो एक डायगनल बना दो ए सी और एक डायगोनल बना दो बी डी। लेट से ये हो गई हमारी ए सी और ये हो गई हमारी बी डी। तो ए सी और बी डी निकालना पड़ेगा पहले यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी -a करो जरा, तो -1 -3 क्या होता है, -4, उसका स्क्वायर क्या होता है 16, फिर 4 -0 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये आ गई ए सी की वैल्यू। बी डी की वैल्यू निकालने के लिए डी -b करो, तो -2 -4 क्या होता है -6, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, एंड देन -1 -5 क्या होता है वो भी -6 और उसका स्क्वायर भी क्या होता है 36। सॉल्व कर दो, 16 और 16 तो ये 4√2 आ जाएगा, और 36 और 36 तो ये 6√2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बनता है 4√2। और ये क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या बनता है 6√2। ठीक है, ये सिखाया था आपको। तो √2 से √2 2 बना और 2 से 2 गया, क्या बचा 24 स्क्वायर। तो दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द टोटल टेस्ट पेपर, इससे सरल तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम। सो सारा सॉल्व टोटल टेस्ट पेपर। कोई डाउट कोई परेशानी अगर किसी की अभी भी बची हो तो पूछ लो। अब इसका नंबर क्योंकि बहुत दिनों के बाद आएगा, कल से अपन स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल ना धो के रेडी हो के आना तबीयत से। ना धो के रेडी होने का मतलब है बिल्कुल माइंड सेट रेडी करके आना कि आज कुछ नई चीज सीखनी है, जो हाँ दिमाग खोल के, मतलब ऐसे सोच के आना, सुना होगा ना आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो ऐसे प्रिपेयर होके आना कि ये जो सुना था ना सीखूंगा होता क्या ही है। ठीक है ना, एक्साइटमेंट लेके आना कि ये क्या चीज है। जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।